नमस्ते। आज मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब हैं। अशोक वानखेड़े साहब जो टाइगर नाम से उनका कहना है कि नहीं मैं तो पत्रकार हूं। दीपक शर्मा की बात करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि अपने बीच में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेबाकी से बोलता है, बिना डरे बोलता है, तो हम सब लोगों को इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि इस बेबाकी से भी अभी बोलना में हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो इस तरह से बेबाकी से बोल रहे हैं। मैं बिना किसी पूर्व भूमिका के अशोक भाई सीधे मुख्य मुद्दे पे आ जा रहा हूं। इशू है कर्नाटका इलेक्शन। कर्नाटका इलेक्शन मेरे ख्याल में कांग्रेस के लिए करो या मरो था, क्योंकि अगर कांग्रेस कर्नाटका हार जाती तो मेरे 2024 क्या आगे के अगले 2-4-5 साल की जो राजनीति थी वो कम से कम कांग्रेस के हिसाब से तो खत्म ही हो जाती। बड़ा इलेक्शन जीता है, डिसाइसिवली जीता है, हर एक ऑड्स के अगेंस्ट जीता है, और अभी तक जितना कांग्रेस का जो भी उसका कंडक्ट रहा है वो उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हम सब लोगों को उससे लगता है कि एक आशा है। इसको मैं और बता दूं, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र उन्होंने ठीक बात कही। कर्नाटका इलेक्शन के रिजल्ट से एक देश की बड़ी आबादी ने दे फेल्ट रिलीव्ड, उनको लगा कि रिलीफ मिला। उनको कौन जीते कौन हारे से बहुत मतलब नहीं था, वो लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, लेकिन उनको समय ये हुआ कि नहीं, एक रिलीफ मिली, एक नया हुआ। तो शुरू यहीं से करना अशोक भाई। कर्नाटका इलेक्शन में कांग्रेस के लिए नए रास्ते खुले, विपक्ष की राजनीति शायद फिर से रीअलाइंड होगी, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें शायद बढ़ रही हैं। अशोक भाई। आनंद जी, ये जितना जीने मरने का सवाल उसका था, कांग्रेस का था, मुझे लगता है उससे ज्यादा बड़ा इशू ये बीजेपी के लिए था, भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि 2014, 2019 और उसके बाद बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये ऐसे कई राज्य हैं जहां सेटबैक बीजेपी को मिल रहा है, और बीजेपी प्रयास कर रही थी कि जो नुकसान उसका उत्तर में हो उसकी भरपाई कहीं दक्षिण में यदि हो जाए तो उनकी स्थिति वही कांग्रेस वाली होगी कि उत्तर ने नहीं साथ दिया तो दक्षिण साथ देगा। इसलिए कर्नाटक में जी जान लगा के लगे थे वो, क्योंकि उन्हें लगा कर्नाटक में यदि सफलता मिलती है तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट तेलंगाना में होगा, जो लग के राज्य है। आंध्रा में हम इनरोड करते रहेंगे। उन्होंने तमिलनाडु में टाइप किया हुआ था डीएमके के साथ, और केरल में तो बहुत दिनों से प्रयास कर ही रहे हैं। तो उनको लगा कि हमारा ये जो गेटवे है, हमारा जो दक्षिण का द्वार है, ये द्वार हमने खोला था, इस द्वार के अंदर से यदि हम आर पार निकल गए तो हमारी दक्षिण की विजय भी होगी, तो हम ज्यादा उत्तर के ऊपर निर्भर होंगे नहीं, और 2024 के लिए कुछ एक जगह मिल जाए। लेकिन मामला उल्टा पड़ा। मामला इसलिए उल्टा पड़ा कि 2014, 2019 उसके बाद लगातार, यदि मैं आप कहूं पिछले 5 साल में कुल चुनाव जो हुए अपने देश में, वो 30 के आसपास चुनाव हुए हैं विधानसभा के। और उन विधानसभा के चुनाव में यदि मैं बता दूं आपको तो 6 राज्य ऐसे हैं मात्र जहां भारतीय जनता पार्टी, मतलब 31 विधानसभा चुनाव हुए पिछले 5 साल में, ये कर्नाटक का पकड़ के, उनमें 6 में सिर्फ बीजेपी बहुमत पे है, और उसमें 16 जगह ऐसी है कि बीजेपी जुगाड़ से सरकार बना रही है। और वो जुगाड़ जरूरी नहीं कि मेजोरिटी वो है, कहीं 2 मेंबर है, कहीं सेकेंडरी पार्टनर है। उदाहरण के तौर पे यदि हम 5 राज्यों का इतना समय नहीं अपने पास, नहीं तो मैं आपको 2000 मतलब पिछले मई 2018 से लेके यदि मैं बोलूं, यदि मैं दर्शकों को दिखा दूं कि 2018 से मई 2018 से दिसंबर 2018 तक छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव हुए। उसमें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में निपट गई, कर्नाटक में बड़ा सीट थी लेकिन मेजोरिटी नहीं थी, मिजोरम में नेशनल फ्रंट आ गया, राजस्थान में कांग्रेस आ गई, तेलंगाना में केसीआर आ गया, और अल्टीमेटली इन्होंने कर्नाटक में एमपी मतलब तोड़फोड़ करके उन्होंने सरकार बनाई। यह मैं आपको 2018 की बात बता रहा हूं। 2019 में 8 राज्यों के चुनाव हुए, 7 राज्यों के चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम। इसमें अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी जीती, हरियाणा में बीजेपी बड़ी पार्टी हुई लेकिन गठबंधन की सरकार रही, महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी हो गई लेकिन सरकार नहीं बना पाई,
ये सिक्किम में भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ये चुनाव जीता, उसके साथ बाद में भाजपा ने सहयोग किया। तो फिर महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़फोड़ के सरकार बनाई, हरियाणा में उन्होंने अपने दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2020 में दिल्ली और बिहार में सरकार चुनाव हुए, दोनों जगह बीजेपी बुरी तरह से निपट गई। उसके बाद 2021 में आसाम, केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का इतिहास आपने देखा, तमिलनाडु में देखा, पौंडीचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जीती, उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई। केरल में ये है नहीं, और आसाम में बीजेपी ने अपने बलबूते पर सरकार बनाई। 2022 की बात करें तो गोवा, गुजरात, हिमाचल, मणिपुर, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड ये चुनाव हुए। उसमें गोवा में बीजेपी 20 सीटों पे टाई पे अटकी, फिर उन्हें गठबंधन करना पड़ा महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी से, तो सरकार बनानी पड़ी। गुजरात में बीजेपी अपने बलबूते पे आई, हिमाचल में कांग्रेस अपने बलबूते पे आई, मणिपुर में बीजेपी अपने बलबूते पे आई, पंजाब में आप आई, यूपी में बीजेपी आई फिर, और उत्तराखंड में बीजेपी आई। तो ये जो 4, 5, 6 राज्य में जो बता रहा हूं आपको, और 23 में त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और कर्नाटक का हुआ। इसमें त्रिपुरा में बीजेपी है, नागालैंड में एनडीपीपी के साथ है, मेघालय में एनपीपी के साथ है, और कर्नाटक में कांग्रेस आई। तो कुल मिला के जो बड़े राज्य यदि मुझे दिखाई देते हैं तो गुजरात है, बीजेपी जहां आई, उत्तर प्रदेश है, बीजेपी जहां आई, ये और आसाम, यदि ये राज्य छोड़ दिया जाए, आसाम में भी इनको लेना पड़ा। तो कुल मेजॉरिटी नहीं, तो कुल नहीं है, तो कुल मिलाकर जिस बीजेपी को हम सबसे बड़ी पार्टी और जिसको विश्व गुरु मानते हैं, उनका परफॉर्मेंस पिछले 5 साल का यदि मैं देखूं तो 31 विधानसभा में 6 में मात्र बहुमत है, और बाकी जगह उधार के सिंदूर पे 16 जगह पे सरकार बनाई। और वो सरकार ईडी, इनकम टैक्स कैसी बनाई ये सब जानते हैं। तो उनको लाले पड़े हुए थे दक्षिण में, और दक्षिण का द्वार उनका ध्वस्त हो गया था। दूसरी बात, ये कर्नाटक के चुनाव ने एक जो मैसेज दिया, वो ये देश के लिए एक बहुत सुकून भरा मैसेज है, क्योंकि ये देश हिंदुत्व का देश है, लेकिन उसका हिंदुत्व कतई तोगड़िया का, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का और संघ का हिंदुत्व नहीं है। इस देश का हिंदुत्व 65% जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दिए 2019 में, उन लोगों का अपना एक हिंदुत्व का बेस है, और वो हिंदुत्व सबको समाहित करने वाला है, सबको साथ में लेके चलने वाला है। उस हिंदुत्व की एक लेबोरेटरी कर्नाटक को बनाने के लिए गए और औंधे मुंह जीत गए। जो कोस्टल कर्नाटका था, जहां इनको अपने आप पे गुमान था, वहां भी मार खा गए। बेंगलोर में ये कहते हमारे पास सीटें कम थी, तो इसलिए भी सीटें बढ़ी है, वो भी इसलिए बढ़ी है कि बेंगलोर में मतदान ही 55% हो गया, जो सबसे कम था। तो इनका जो कैडर है, इन्होंने घुस घुस के तो अपना मतदान किया, लेकिन जब ये कहते हैं कि हमने हमारा इंपैक्ट, मुझे मतलब ये मैं थोड़ा सा दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा डिटेल में जाने तो पता पड़े। सारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट नहीं है, क्योंकि हमारा वोट शेयर इंटैक्ट रह गया। लेकिन मोटे मोटे तौर पे यदि कर्नाटक में 6 भागों में डिवाइड करूं, तो उन 6 भागों में कर्नाटक की स्थिति इतनी बुरी है कि मतलब भाजपा की, कि भाजपा करीब करीब हर जगह हारी है, हर जगह हारी है। मैं आपको बता दूं, मुंबई कर्नाटका में 2018 के अनुपात में बीजेपी ने 3% मतदान कम लिया, मतलब 3% खोया है। हैदराबाद कर्नाटका 3.5% मतदान कम हुआ है। कोस्टल कर्नाटका 3.1 यानी 3% मतदान कम हुआ है। सेंट्रल कर्नाटका 4.9, इसका मतलब 5% मतदान कम हुआ है। तो फिर लोग कहेंगे कि ये मतदान उनको बढ़ा कहां? ये मतदान उनको बढ़ा है जो ओल्ड मैसूर था, जो जेडीएस का गढ़ था, जहां कांग्रेस ने 7% गेन किया, वहां बीजेपी ने जेडीएस से 2% गेन किया। वो 2% वहां कवर किया, और बाकी ग्रेटर बेंगलोर में कवर किया, क्योंकि ग्रेटर बेंगलोर में 55% ही वोटिंग हुआ। तो इनका जो कैडर था वो बाहर निकल के वोट दे गया, इसलिए उनको सीटें भी पिछले टाइम से अनुपात से ज्यादा अच्छी मिली, और उनकी स्थिति भी ठीक हुई। नहीं
तो जिनके 12 मंत्री हार जाए कैबिनेट के, वो यदि कहे कि ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम कोई कर नहीं सकता, मतलब बयान कोई दे नहीं सकता। लेकिन फिलहाल इस कर्नाटक की हार ने एक बार बता दिया कि यदि आप लोकल इश्यूज को राज्य में विधानसभा में एड्रेस करोगे तो लोकल इश्यू चलेंगे। आप उत्तर प्रदेश जो इनकी लैबोरेटरी बन चुका है हिंदुत्व की, या हिंदुत्व का चोला और बुलडोजर की राजनीति चल रही है, वो राज्य यदि छोड़ दिया जाए तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल में कांग्रेस है, उसके बाद पंजाब में आम है, उसने फिर अपना अच्छा प्रदर्शन किया। फिर आप नीचे आइए, गुजरात में बीजेपी ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आसाम, ये 3 बड़े राज्य छोड़ के गुजरात कहाँ बीजेपी कंफर्टेबल है आप कह नहीं सकते। जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, वहां बीजेपी की इतनी दुर्गति हुई है कि वो चुनाव लड़ने के लिए डर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस हिसाब से जूते मारे हैं इस सरकार को, उसके बाद तो इनका स्टेक और नीचे चला गया। बीजेपी यदि 48 में से सिंगल डिजिट भी मुश्किल है सीट लेना। तो कर्नाटक के चुनाव ने एक बात तो बता दी, ना धर्म चलता है, ना जाति चलती है, ना भाषण चलते हैं, ना राशन चलता है, चलता है तो लोकल इशू। भ्रष्टाचार किया, आप कितना भी अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सेनानी कहो, लेकिन आपका खुद का भ्रष्टाचार जब सामने आ जाता है तो लोग आपके भ्रष्टाचार विरोधी वक्तव्य पे हंसते हैं। आपने बजरंग दल को बजरंग बली के साथ जोड़ दिया, कर्नाटक ने खुले सिरे से नकारा। आपने कहा कि लोग मुझे 90 गालियां देती है, क्या कर्नाटक की जनता ने प्रधानमंत्री को गालियां देना एंडोर्स कर दिया? नतीजे तो यही बताते हैं, क्योंकि आपके व्यक्तिगत गालियां से कर्नाटक के लोगों को कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक का युवा जो लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था में एक स्टार्टअप के प्रोग्राम में गया था बेंगलोर में, और जब मेरी कुछ युवाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए महंगाई तो पूरे देश में, तो यदि हैदराबाद की कोई कंपनी मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं उस हैदराबाद की कंपनी से महंगाई के बेस पे तो लड़ लेता हूं, क्योंकि महंगाई मुझे है तो महंगाई उसको भी है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, तो मैंने कहा कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर का क्या प्रॉब्लम है? बोले ये वैलेंटाइन डे, श्री राम सेना, बजरंग दल, आए दिन राम जन्म, कोई भी बोले हिंदू का त्योहार हो तो टेंशन में आ जाता है पूरा कर्नाटक। कहां पथराव होगा, क्या होगा, हलाल मटन नहीं खा सकते, हिजाब नहीं कर सकते। उसके बाद मेले में, हिंदुओं के मेले में मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएगी, मुसलमान ड्राइवर तो गाड़ी में बैठो। इतना ज्यादा मोरल पुलिसिंग जब होता है तो यूथ को वहां बिजनेस का एटमॉस्फेयर नहीं दिखता, वो कहां जाए बेचारा। इसलिए उसको लगा कि मुझे कहीं और जाने के बजाय जो लोग ये करवा रहे हैं उन्हें की हर भेज दो, और उन्होंने भेज दिया। कई फैक्टर थे। मुझे भारत जोड़ो यात्रा में जो 21 दिन निकाले, 23 दिन सॉरी, राहुल गांधी ने कर्नाटक में, और 7 जिलों में करीब करीब 51 सीट्स थी, जिन 7 जिलों में वो गए, उन 51 सीट्स में से 37 सीटें उन्होंने ली है, 34 सीटें ली है। 70% का स्ट्राइक रेट है राहुल गांधी का, जो पिछली बार उनको 15 मिली थी। कुछ कुछ जिले तो पूरे साफ हो गए हैं, एक भी सीट बीजेपी के लिए नहीं छोड़ी। एक जगह 11 सीट है, उसमें से 8 सीट कांग्रेस ले गई। लेफ्ट राइट सेंटर, ओकालिंगा में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें ली, लिंगायतों में सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने ली, शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने ली, ट्राइबल्स में सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने ली, मुस्लिम्स में सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने ली। तो ये एक एरिया का जीत नहीं है, ये पूरे कर्नाटक में, पैन कर्नाटका यदि कांग्रेस जीती है तो उसके पीछे रीजन है। वो रीजन ये है कि लोग मत बना चुके थे कि उनको बदलाव चाहिए। अब आप लिंगायत पे आइए, लिंगायत इनका बेस था, लेकिन आप किसी लिंगायत के स्टॉलवर्ड नेता को बेइज्जत करो और चुनाव के समय उसको इज्जत देने का प्रयास करो, तो जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। जी अशोक भाई, एक छोटा सा प्रश्न है। एक और जो मिथ बीजेपी ने क्रिएट कर रखा था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो आएगा तो मोदी ही, एक वो मिथ
दूसरा जो संगठन का एक इनका है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी, पन्ना प्रमुख तक हमारे आदमी, हम सब संगठन में बहुत मजबूत, दूसरा मिथ। और तीसरा कि बीजेपी के पास इतना पैसा है कि सब वोट खरीद लेती है। ये 3 मिथ भी टूटे हैं कर्नाटका में, क्योंकि मैं इस पे भी एक छोटी टिप्पणी आपसे चाहता हूं। मोदी, संगठन और पैसा। मोदी नाम का ब्रांड तो बंगाल में ही टूट गया था, उसके पहले बिहार में टूटा था, जब मोदी जी ने अपने ऐतिहासिक रैली में कहा था कि 1000 दूं, 2000 दूं, 3000 दूं, और नीतीश कुमार का डीएनए पूछा था। तब मोदी बड़ा ब्रांड की संघ बड़ा ब्रांड, ये सवाल कोई मुझे पूछता तो मैं संघ कहता हूं, क्योंकि संघ चालक के एक वक्तव्य से चुनाव ढेर हो गया, बीजेपी औंधे मुंह गिर गई, जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी। बाद में इन्होंने वो सरकार तोड़ के अपनी सरकार जेडीयू के साथ बनी, फिर जेडीयू ने इनको झटका दे के आरजेडी के साथ चली गई। ये बिहार का हुआ। उसके बाद बंगाल आ जाइए, बंगाल में भी ब्रांड नहीं चला। मोदी यदि ब्रांड चलता तो बनारस में 3 दिन मोदी रुके, बनारस का काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर लोकार्पित किया, इतना उदो उदो हुआ। उसके बाद भी 54 में से 27 सीट समाजवादी पार्टी उस सेक्टर में ले जाती है, इसका मतलब वो ब्रांड वहां भी नहीं चला। वो तो मायावती ने पैक्ट किया और योगी जी की कृपा थी, तो वो और आरएसएस की मेहनत थी, तो यूपी निकाल पाए। उसके बाद हिमाचल, कहां गया ब्रांड? बड़ा हिमाचल की गलियां और चाय वालों के साथ अपने संबंध बता रहे थे। दिल्ली में पोस्टर लगे थे 15 साल का, दिल्ली का नगर निगम सुपड़ा साफ हो गया। कर्नाटक, उसके बाद सुपड़ा साफ हो गया। तो ब्रांड चला कहां? ब्रांड सिर्फ गुजरात में चलता है, गुजराती अस्मिता है, वो तो गुजरात में चलेगा ही। लेकिन एक बात है कि गुजरात का ढोकला यदि आप सांबार में डुबो के खाओगे तो मजा नहीं आएगा, और इडली हरी मिर्च के साथ नहीं खाई जाती। तो एक हर राज्य का अपना एक तासीर है। आने वाले समय में तेलंगाना में चुनाव है, तेलंगाना में केसीआर सबसे बड़ा ब्रांड है, उससे आगे पीछे कोई नहीं, भूल जाइए। वो 90 है तो बाकी 10 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नेता है कहां? किसको नेता करेंगे? क्योंकि आपने वहां पे भी जो येदुरप्पा थे वहां के, उनको आपने उपाध्यक्ष बना दिया, और उपाध्यक्ष ऐसा एक मार्गदर्शन मंडल का एक्सटेंशन है। उपाध्यक्ष पार्टी में बैठना मतलब आपको कोई काम नहीं है, आप बैठे रहो। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में आइए, शिवराज को आपने कोई तकलीफ देने से कम नहीं छोड़ा। और ये जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोगों के भरोसे सरकारें बनती, वो सरकार रिपीट नहीं होती। कर्नाटक में हो गया, देखिए। अब उसके बाद आप वहां आइए, राजस्थान, राजस्थान में वसुंधरा के बगैर बीजेपी नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। आप शेखावत की भेजिए, माथुर जी को भेजिए, कई एक्सपेरिमेंट करिए। अल्टीमेटली आपको जैसा येदुरप्पा को झुक के नमस्ते करना पड़ा, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। वहां लेट इतने हो गए कि येदुरप्पा के ही वजह से लिंगायत में सुपड़ा साफ हो गया इनका। सीटी रवि जनरल सेक्रेटरी, चिकमंगलूर, 4 बार के एमएलए, 7000 वोटों से हारे, और हारे थिमैया से। ये कौन है? ये राइट हैंड हुआ करते थे येदुरप्पा के, चले गए वो। येदुरप्पा का अपना कर्नाटक जनता पार्टी जो येदुरप्पा ने बनाई थी, उनको 10% वोट मिला था। वो 10% वोट भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका मतलब येदुरप्पा भी समझ गए कि समय आने पे ही मुझे बाप बोला जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे फिर मुझे मार्गदर्शन मंडल में डाला जाएगा। उन्होंने अपना वजूद दिखा दिया। तो आपको हर राज्य में आपने सिर्फ अपना चेहरा बेचने का प्रयास किया जी। हर राज्य में आप नहीं बिक सकते। अशोक भाई, एक छोटा प्रश्न, मैं इसको करके फिर हम लोग कर्नाटक से करके थोड़ा, मैं बहुत छोटे से, जैसे सीटी रवि साहब जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और 4 बार के एमएलए, और उनके बहुत प्रखर पोस्टर बॉय जैसे, भाई वो हिंदुत्व पे उनका बहुत आग्रह रहता था उनका। अब उसको तो फेल ही होना बोला जाएगा। दूसरे जेपी नड्डा साहब, इनके अध्यक्ष, हिमाचल में अपने स्टेट को पूरी तरह से हार के आए, और कर्नाटक में आके जब बताने लगे, मुझे तो ताज्जुब हुआ। वो बताया कि 2014 से पहले, भाई मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं शायद जल्दी चलना सीख गया था अपने घर में। तो हमारे माँ बाप कहते हैं कि वो 1 साल से पहले ही, मैं 8-9 साल में मैं चलने लगा था, 8-9 महीने में। ये भाई साहब कह रहे थे कि ये अभी तक 2014 तक ये रेंगते थे घुटनों पे,
तो ये जो नड्डा जी जो रेंगते थे घुटनों पे, अब ये खड़े होकर चलने लगे हैं, इन लोगों का भी कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगा। बाकी जगह तो बीजेपी ड्रॉप करती है, एंटी इनकम्बेंसी, इनको हटाओ, तो क्या इन लोगों का रिपोर्ट कार्ड? रबर स्टैंपों के रिपोर्ट कार्ड नहीं बना करते, ये रबर स्टैंप है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में रहेगी कि नहीं रहेगी, जिस अध्यक्ष को मालूम नहीं, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग लेके कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद हम शिंदे को देंगे, एक नाथ शिंदे जी को, और बीजेपी बाहर से समर्थन करेगी, हम फचड़े में फंसना नहीं चाहते। और देवेंद्र फडणवीस मुंबई जाते, उनके ऑफिस से उठ के सीधा मुंबई जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर पे आते हैं, तो उन्हें टेलीविजन पे खबर मिलती है, ब्रेकिंग न्यूज, कि बीजेपी सत्ता में रहेगी और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री रहेंगे। क्योंकि किसी ने इनको बोल दिया कि आप अब बोल दीजिए उनको, तो इन्होंने बोल दिया। तो ये रबर स्टैंप से ज्यादा क्या है? जी जी जी। क्या ये अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल सकते हैं कि आपकी ये तमाम जो भाषण थे, बजरंग बली की जय बोल के आपने निपटा दिया पार्टी को, जवाब दीजिए आप। वो खुद ही उनके आशीर्वाद से अध्यक्ष बने हैं और खुद ही कर्नाटक की जनता को कहते थे कि चुनाव नहीं जितवा दिया तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा नहीं चाहिए भैया आशीर्वाद हमको, ऐसे आशीर्वाद 40% वाले हमको नहीं चाहिए, लोगों ने घर भेज दिया। तो संगठन तब काम करता है, देखिए ये सेकेंडरी है, संगठन, पैसा, दारू, सबसे पहले होता है उम्मीदवार। आपके भ्रष्ट उम्मीदवार यदि सामने आ जाएंगे और आपका परफॉर्मेंस, यदि आपने परफॉर्मेंस नहीं किया तो बार बार एयर स्ट्राइक नहीं हो सकती, बार बार पुलवामा नहीं कैश किया जा सकता। आज पुलवामा जैसा कोई हादसा भी होगा तो लोग उसको नहीं मानेंगे। राष्ट्रवाद का तड़का एक ही बार। जी जी। तो अशोक भाई, आपको डिलीवरी मेन चाहिए। डिलीवरी के नाम पे सरकारें फेल हो गई है। मोदी जी को भी अभी आने वाले लोकसभा चुनाव तक डिलीवरी पे ध्यान देना होगा। उनके पास आंकड़े आते हैं, जमीन पे नहीं जाती चीजें। या हम कहते तो हम देशद्रोही हो जाते हैं, अखबार लिखते तो विज्ञापन बंद हो जाते हैं, टेलीविजन चैनल का क्या कहना। उनको यदि कुछ, वो तो कर्नाटक की हार भी जीत में बदलने के लिए तैयार है। वो कर्नाटक की हार से ज्यादा यूपी की नगर निगम की जीत को ज्यादा बड़ा महिमा मंडित करके बताने वाले लोग हैं। अशोक भाई एक नहीं बोलिए, जी जी नहीं अशोक भाई, मैं थोड़ा सा क्योंकि महाराष्ट्र भी समझ, मैं अपने दर्शकों को समझाना चाह रहा था और आपसे बेहतर कोई मेरे मतलब इस हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स, ये महाराष्ट्र में क्या हमारे शरद पवार साहब कर रहे हैं, सब लोग कंफ्यूज हैं। कभी वो कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ बीजेपी के सामने एक बड़ा संकट तो है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, उन्होंने ये तो बता दिया कि ये सरकार गैर कानूनी है, लेकिन ये सरकार सत्ता में बाय डिफॉल्ट है क्योंकि उद्धव ने इस्तीफा दिया था। अब लोग बार बार इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि वो जो 16 लोगों का केस है वो तो 7 बेंच को रेफर हुआ है, 7 मेंबर के बेंच को, लेकिन विश्वास के मत का जो व्हिप जारी हुआ वो व्हिप इलीगल साबित हुआ है। अब शिवसेना का जो व्हिप होगा वो चलेगा, और यदि शिवसेना का व्हिप चला, मतलब अब शिवसेना के व्हिप के अनुसार अध्यक्ष को आदेश निर्णय लेना होगा। शिवसेना ने विश्वास के खिलाफ मत देने के लिए व्हिप जारी किया था। जिन मेंबर्स ने विश्वास के फेवर में मतदान किया वो 40 के 40 जो एकनाथ शिंदे के साथ गए, ये सभी डिस्क्वालीफाई होंगे जी। और यदि ये 40 डिस्क्वालीफाई होते हैं तो विधानसभा का जो आंकड़ा है वो 288 से घटकर 248 पे आ जाएगा, और 162 से ये लोग घटकर 122 पे आ जाएंगे। तो उसमें इनकी मेजोरिटी रहती नहीं, और ऐसे में सीधा सीधा चांस मिल सकता है उद्धव को सत्ता में आने का।
यदि अध्यक्ष ने ऐसा निर्णय लिया तो। नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा किस बिना पे नहीं लिया आपने। इसीलिए इन्होंने एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट और किया था कि 10 एनसीपी के विधायकों को घेर के रखा था और वही 10 विधायक जाके शरद पवार जी से मिल के आए। उन्होंने कहा कि हमको ईडी और सब रडार पे है, हमको हो सकता है बीजेपी ज्वाइन करना पड़े और ज्वाइन करते से इस्तीफा होगा इनका, क्योंकि 10 में तो कोई दल बदलू कानून तो लगेगा। तो 10 और इस्तीफे हो जाते हैं तो फिर सदन का स्ट्रेंथ 248 से 238 पे आता है, जिसमें 119 पे सरकार बनती है। इनके पास 122 होंगे और जो 126 की स्ट्रेंथ है यूपीए की या महाविकास आघाड़ी की, वो 10 जाने की वजह से 116 पे आएगी और फिर ये सरकार में बरकरार रह सकते हैं। एक प्लान के तहत इन्होंने ये मूवमेंट करके रखा था। जब शरद जी को ये पता पड़ा कि उनके पार्टी से 10 लोग जा रहे हैं, तब उनको लगा कि बाकी लोग भी यदि उसी भागदौड़ में चले गए तो कल मेरी स्थिति शिवसेना जैसी नहीं हो कि इलेक्शन कमीशन कहे कि ओरिजिनल एनसीपी वो हो। ऐसे में उन्होंने किताब विमोचन के दिन एक एटम बॉम्ब छोड़ दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने उसी दिन कहा था, मैं किसी निजी कार्यक्रम में था घर पे, तो मैंने ट्वीट करके कह दिया ये 2 दिन की नौटंकी है, शरद जी भी कहीं नहीं जाएंगे, अजीत जी भी कहीं नहीं जाएंगे, इस्तीफा वापस हो जाएगा। उन्होंने उस 2 दिन में जो लोग फेंस सीटर थे उनको मैसेज दिया कि पार्टी मैं ही हूं, जिला स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक सब लोग मेरे साथ हैं। और उन्होंने अपने पार्टी पे एक कसावट लाई इस्तीफे, क्योंकि वो बड़े प्लेयर है पॉलिटिकली, दिमाग से खेलते हुए। उन्होंने वो जो 10 इधर उधर जाने वाले थे उनको भी ब्रेक लगा दिया, 10 के साथ कुछ जाते वो भी ब्रेक लगा दिया और बीजेपी को भी रीथिंक करने के लिए ये कर दिया, मजबूर कर दिया कि इधर पोचिंग मत करो, मेरे यहां शिकारी मत भेजो, डकैती मेरे यहां मत डालो। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में इकट्ठा लड़ेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये थोड़ा बहुत खुचर फुचर चलती है, 3 अलग अलग विचारधाराओं के दल है, कहीं ना कहीं तकलीफें होती है। लेकिन अभी जो इसके मंडी के चुनाव हो गए हमारे यहाँ, कृषि उत्पन्न समिति के बड़े मेजर चुनाव होते हैं और एक ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, सो बड़ा साफ हो गया बीजेपी और एकनाथ शिंदे का। जी। तो ये सारे इंडिकेशन दिखाते हैं मेरे अनुमान से, ये सर्वोच्च न्यायालय का ये स्ट्रिक्चर आने के बाद और ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो बिल्कुल इस सरकार को इलीगल घोषित कर दिया, इसके बाद सिंगल डिजिट पे बीजेपी आएगी तो आश्चर्य नहीं होगा। 6-7 सीटें यदि लोकसभा में आती है 48 में से तो आश्चर्य नहीं होगा। और विधानसभा में आज यदि चुनाव होते हैं लोकसभा विधानसभा के, तो विधानसभा में 50 का आंकड़ा क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है इस सरकार के प्रति, इतनी नाराजगी है सरकार के प्रति, और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी बहुत ज्यादा उद्धव के साथ है। इस वजह से महाराष्ट्र से बीजेपी को कोई आशा करनी नहीं चाहिए। जी अशोक भाई, मैं अपना एक आपको और इंप्रेशन बता दूं। जैसे 2022 में बंगाल के इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी का एक ग्राफ बहुत बड़ा था। अब उसको वैसे वो कैसे कन्वर्ट होगा वो करना मुश्किल है, लेकिन ग्राफ बढ़ा था, लोगों के मन में था कि मजबूत। उसी तरह से उद्धव ठाकरे जी का इस क्राइसिस के बाद और खास करके इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के, मुझे वो 2023 के जो सबसे ज्यादा ग्राफ बढ़ने वाले नेता अगर कोई रहे हैं तो उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे के बारे में लोगों का है कि अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, मॉरलिटी वाला आदमी है, जो बहुत मुश्किल, रेयर कमोड आज की तारीख में वो ये लोग इस तरह के नेता मिलना मुश्किल हो रहे हैं कि जोड़ तोड़ वाला नहीं है, हेरा फेरी वाला नहीं है, भाई ठीक है अपनी बात साफ साफ कहता है। तो उस मामले में उद्धव का वो, मैं एक चीज करके खत्म करूंगा। एक भाई साहब आप ही के नाम, आप ही को समीर वानखेड़े जी हैं। हाँ, उन भाई साहब उनका मैं समझना ये चाह रहा हूं कि ये क्या केवल मामला जो लूट का मामला था, उसकी बंदर बांट कैसे होनी चाहिए थी, ये उसका मामला है? क्योंकि अगर ये लूट का मामला है तो लूट का सरदार कौन था? ये तो समीर वानखेड़े नहीं थे, लूट का सरदार तो कोई और था, या ये कोई और लार्जर कॉन्स्पिरेसी है? जब तक अस्थाना साहब दिल्ली में सत्ता में थे
तब तक समीर की तूती बोलती थी। अस्थाना साहब का रिटायरमेंट हो गया, समीर के बुरे दिन आ गए। समीर ने जो किया वो गलत किया, ये सबको पता था। और समीर ने जो किया, इसका यूथ के ऊपर जो मैसेज गया, मैं आपको बता रहा हूं कि यूथ एक जो है, कर्नाटक के चुनाव में 10.5 लाख नए वोटर थे, लेकिन मैं उनको भी यूथ मानता हूं। 18 साल की उम्र में यदि आपको वोटिंग राइट मिलता है, तो 10 साल पहले जिसने वोटिंग किया 2 बार का, जिसकी उम्र 28 साल है, उसको भी मैं यूथ मानता हूं। तो वो जो यूथ का परसेंटेज था, वो बहुत नाराज था। सवाल शाहरुख खान का नहीं है, सवाल है एक युवक को 20, 22, 23 दिन आपने जेल में रगड़ दिया, उसके परिवार को बदनाम किया, सिर्फ इसलिए कि आपको पैसा चाहिए था। आपने अपने नाम बदले, संयोग से वो मेरे ही जिले के पास के ही है, वानखड़े उसी एरिया में होते, विदर्भ में। वानखड़े 3 कास्ट में मिलते हैं, वानखड़े मराठों में होते हैं, जो पाटिल मराठे होते हैं उनमें वानखड़े होते हैं, वानखड़े सोनार होते हैं जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, वानखड़े शेड्यूल कास्ट भी होते हैं, और अब मुसलमान भी होने लगे हैं समीर के बाद। इनके पिताजी शेड्यूल कास्ट थे, ये गए कस्टम्स में, वहां जॉब कर रहे थे। उनकी शादी एक मुस्लिम महिला से हुई, उस मुस्लिम महिला से शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म बदला। उसके बाद समीर वानखड़े भी मुस्लिम ही थे। समीर वानखड़े ने जो शादी की पहली, वो निकाह पढ़ा गया था, तब तक वो मुस्लिम थे। बाद में उन्होंने IRS होने के लिए फिर कैसा शेड्यूल कास्ट बने, पता नहीं क्या घोलमाल किया, और फिर लोगों ने कहा कि क्लीन चिट मिल गई। मुझे यही समझ में नहीं आता, जो पहली शादी हुई वो पत्नी कहती है कि हमारा निकाह हुआ, तो निकाह कैसा हो सकता है यदि आप मुसलमान नहीं हो तो? ऐसे कई ग्रे एरियाज है जिसको जवाब देने होंगे समीर को। अब तो सीबीआई के हाथ में मामला है, सीबीआई ने चार्जशीट भी किया है, और सीबीआई ने कहा है कि 25 करोड़ रुपए मांग रहे थे, 18 करोड़ रुपए हो गए। जो लोग इन्होंने गवाह की इनकी टीम थी, ये हाका लगाते थे, बेसिकली इनका धंधा हो गया था वो। जैसा जंगल में जब शेर कोई शिकार करने जाता है तो गांव वाले हाका करके वो शेर को भगाते हैं उसी एरिया में, फिर राजा महाराजा ऊपर से शिकार करते थे। तो ये हाका लगाने वाले लोग थे। जब भी समीर कोई केस बनाता, वही लोग गवाह होते, वो गवाह की टीम थी उसकी, और उसमें ये सब लोग घेर के लिए उन्होंने, उनको लगा शाहरुख का लड़का है, शाहरुख के पास पैसे की कमी नहीं है, 25 करोड़ रुपए तो यूं दे देगा। शाहरुख पठान निकला, उसने अपने बेटे को फोन, इन्होंने बेटे से फोन पे बात करवाई, उसने 2 बटुक बात की, तुमने ड्रग्स लिए? उन्होंने कहा नहीं पापा। तुम्हारे पास ड्रग है? नहीं पापा। बोला विल फाइट, एंड ही फॉट। लड़का बाहर ही, आपने शिप में भी चढ़ने नहीं दिया लड़के को, और लेट अस हैव अ ब्लास्ट। यदि आपने मुझे बोला कि कम टू लखनऊ विल हैव अ ब्लास्ट, इसका मतलब हम लखनऊ को उड़ाने वाले नहीं हैं। कल हमको दोनों पे आतंकवादी नारा लगा के अशोक वानखड़े और आनंद वर्धन वांटेड टू हैव अ ब्लास्ट इन लखनऊ। ये अंग्रेजी बोलना के एक कुछ मुहावरे होते हैं, उसको यदि आपने तोड़ लिया, इनके तो वादे भी मुहावरे होते हैं, और दूसरे के मुहावरे टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है। तो ये समीर वानखड़े बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और मुझे लगता है इनको जेल होगी। इनका कई अभी बाहर का पैसा, अंदर का पैसा, विदेश जाना, बिना परमिशन जाना, कई चीजें अभी बाहर निकलेंगी धीरे धीरे। फिर उन्होंने अपने पहली पत्नी बड़ी पढ़ी लिखी डॉक्टर है, वो उसको तलाक दिया, और फिर इसने दूसरे एक एक्ट्रेस से शादी कर ली, जो बहुत एक्टिव है अभी ट्विटर पे, वो लगातार अपने पति को डिफेंड करती है। हमारे महाराष्ट्र में 2 ही महिलाएं बहुत ज्यादा एक्टिव है ट्विटर पे, एक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और ये समीर वानखड़े की पत्नी, दोनों ट्विटर पे बिल्कुल लगातार वो बार बार ललकारती रहती है महाविकास आघाड़ी को, और ये बार बार बताती है कि मेरे पति देशभक्त है। और नहीं, देशभक्त नहीं है, मैं करते करते खत्म कर दूं। मुझे दुख हुआ जब लाला रामदेव जैसा व्यक्ति स्टेज पे बैठ के देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के सामने जिस तरह की बेहूदी और बेशर्मी की बातें किया था, जिसके ऊपर निहायत मुझे कोफ्त होती है, और उसके बाद रामदेव बाबा नहीं है सर, लाला मैंने बोला, मैंने लाला बोला, रामदेव ये योगा इंस्ट्रक्टर है। हाँ नहीं, मैंने लाला रामदेव बोला, मैंने बाबा रामदेव। वो अपने आप को भगवा पहन के धर्म गुरु बनाते हैं,
तो मैंने कहा ना कि भगवे का अपमान उससे नहीं होता, बिकनी पहनने से। दीपिका पडुकोने ने बिकनी पहनी तो भगवे का अपमान मैं नहीं मानता, लेकिन भगवे का अपमान ये करते हैं जो पूरा भगवा पहन के धंधा करते हैं। ये बड़े भगवे के डैमेज करने वाले लोग हैं जी। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले में एक भगवा एक और नए इमर्ज हो रहे हैं। आशा राम रहीम की लाइन पे एक नए साधु और आजकल चल रहे हैं, तो उन पे किसी और दिन चर्चा होगी। ये तो फैक्ट्री हो गई, अभी देश तो फैक्ट्री हो गई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।